हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वो आपका पीरियोडिक टेबल कैसे बना था, किसके बेसिस में बना था और उसके अंदर क्या क्या चीज आपने पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड बेटा उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड आप पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हमने अरेंज कर रखा है, किस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स अरेंज हो रखे हैं। क्लियर यहाँ पर? तो चलिए फिर आगे मूव करते हैं। इससे पहले बेटा, अगर आप सब लोग क्रश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारे स्काइनोमिक्स अकेडमी में बेटा 1 नवंबर 2025 से क्रश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो बेटा, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, मैं आपको बेसिकली साइंस पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप सब लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो या फिर किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लासेस ले सकते हो बेटा। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? 90 डेज तक आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आपको नॉन स्टॉप 3 लाइव क्लासेस मिलेगी डेली। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से जैसे आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होता है, उस तरीके से आपका पेपर दिलवाया जाएगा। फिर उसका साथ में बेटा सोल्यूशन भी दिया जाएगा टीचर्स के थ्रू। ठीक है, अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो बेटा ये आपका एड्रेस है, यहाँ जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर आके कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर यहाँ पर? चलिए, हाँ जी बेटा, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस में अरेंज था बेटा, जो हम किसे क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपका बेटा एटॉमिक नंबर के बेसिस में हमने अरेंज कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपने 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर रखा है बेटा, ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में। तो जो आपके ग्रुप्स होते थे बेटा, ये टोटल 18 होते हैं, और पीरियड्स की बात करते हैं तो वो टोटल आपके 7 पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका कुछ पीरियोडिक टेबल है, इसको हम देखते रहेंगे अभी जब हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो आगे प्रॉपर्टीज में मूव करते हैं बेटा। देखो बेटा, जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो आपका किसके बेसिस में हमने अरेंज कर रखा है कि आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्स में या फिर आपके ग्रुप्स एंड पीरियड्स में कौन सी एलिमेंट की बेटा किसके साथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, तो उन सब लोगों को बेटा हमने एक सीक्वेंस में एक साथ रखते हैं। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको बेटा पीरियोडिसिटी के बेसिस में अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो क्या होता है पीरियोडिसिटी? द प्रॉपर्टी व्हिच रीअपीयर इन रेगुलर इंटरवल इन व्हिच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन एंड अ रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड एज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। सपोज करो बेटा आपके कुछ 3 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ है। जैसे सपोज करो ये आपका एक टेबल था, जो आपके बेटा स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट थे ना, हम डोबेनियर की बात करें या फिर आपके न्यूलैंड की बात करें, मेंडलीव की बात करें, तो स्टार्टिंग में आपके कम से कम बेटा 180 एलिमेंट्स नहीं थे, तब हमारी कम डिस्कवर हुई थी। तो उस टाइम पे जो आपके साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने ऐसे 3 कॉलम्स में कोई हमने डिवाइड कर रखे थे, क्या, आपके एलिमेंट्स को। तो सपोज करो बेटा इस एलिमेंट में, इस वाले रोज में मैंने आपके कम से कम 3 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने बेटा किसके बेसिस में अरेंज करा होगा, क्योंकि बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही होंगी, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से मैच कर रही होगी। किसके बेसिस में बेटा, डाउन द ग्रुप के बेसिस में। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो बेटा, ऊपर से नीचे आते हो, तो उसके बेसिस में इनकी प्रॉपर्टी क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, किसमें, अक्रॉस द पीरियड की बात करूं, तो ये हमने सारे एलिमेंट्स इस वाले पीरियड में क्यों रखे हुए, मतलब सपोज करो ये आपका फर्स्ट पीरियड है, तो इस फर्स्ट पीरियड में हमने ये 3 एलिमेंट किसके बेसिस में अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बेसिस में आपकी प्रॉपर्टीज कुछ मैच कर रही होगी, जिसके बेसिस से हमने क्या कर रखा है, इनको अरेंज कर रखा है। तो इस पूरे फ्लो को हम क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्या बोल दोगे इसे, पीरियोडिसिटी बोल दोगे। ठीक है, तो आपकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मैच करती है किसी एलिमेंट्स की, तो आपने यही आपके यहाँ पर रीड करना है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपके बेसिकली बेटा 6 तरीके की आपने
क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले आती है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, सेकंड आता है मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देन आता है फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिफ्थ आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये 6 प्रॉपर्टी के बेसिस में आपने सारा का सारा केमिकल एलिमेंट के बारे में पढ़ना है कि वो हमने किस तरीके से अरेंज कर रखा है। ठीक है, तो इससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ बेटा, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या होगा, एटॉमिक साइज होगा। अब आप सबको वर्ड से समझ में आ रहा होगा एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, जो आपका एटम होगा बेटा उसका कितना साइज प्रेजेंट होगा, किस तरीके से अरेंज हो रखा होगा, उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, उसको हमने एटॉमिक साइज दे रखा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले क्लास में भी समझाया था बेटा, एटम जो होता है आपका इस तरीके का होता है, बीच में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होता है बेटा उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और आटोमोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जो आपके आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा बेसिकली वो हम 4 शेल्स में आपने डिवाइड कर रखे हैं। कितनी शेल्स होती है, 4 शेल्स होती है। 4 शेल्स कौन कौन सी होगी, K, L, M and N। ठीक है, तो जो आपके बेटा मतलब क्या है यहाँ पर, अब ये देख रहे हैं कि आपका जो एटॉमिक साइज होता है उसका मतलब क्या है। तो न्यूक्लियस से लेके बेटा जो आपका बीच में न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से लेके और जो आटोमोस्ट शेल आपका कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे वो K है, L है, M है, N है। ठीक है, तो जो आपका सबसे आउटरमोस्ट शेल होगा, न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक रेडियस। जैसे आप बेटा मैथ्स में या किसी सर्कल को हम रेडियस से मेजर करते थे, तो वही चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। तो न्यूक्लियस से लेके आपके आउटरमोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोल देंगे और एटॉमिक रेडियस बोल देंगे। क्लियर है तक? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या डेफिनेशन हो रही है इसकी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ए आइसोलेटेड गैस एटम। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस से लेके बेटा आपके आउटरमोस्ट शेल में कोई भी गैसेस एटम प्रेजेंट होगा, उसकी जो आउटरमोस्ट शेल होगी वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? सेकंड आता है बेटा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, अब आप सब लोगों ने इससे पहले कभी भी लेक्चर में पढ़ा होगा, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं बेटा, जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हो रखे हैं वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, हमने बेसिकली 3-4 चीजों में हमने वो डिवाइड कर रखी है। कौन सी 2-4 चीजें होती है बेटा, एक होते हैं आपके मेटल्स, सेकंड होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, थर्ड होते हैं बेटा मेटालॉइड्स, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके नोबल गैसेस या फिर जिसे आप बोलते हो इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक क्या होता है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इससे पहले कभी भी क्लास में पढ़ा होगा, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बेटा, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल आपके क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। ये तो आपकी बेटा बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, या आपकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी वजह से आप पीरियोडिसिटी को मेंटेन करके रखोगे। तो जितने भी बेटा आपके मेटल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मेटल। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोल देंगे हम उसे। ठीक है, जब भी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज आता है। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा, और पॉजिटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, एक हीलियम, वो लिथियम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हीलियम का तो 2 है कंप्लीटली। लिथियम है आपका, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3 होता है। कितना होगा, 3 होगा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूंगी तो मैं क्या होगी बेटा, 1 and 3, क्योंकि K and L शेल में आ चुका है। ठीक है, K शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और L शेल में आपके कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो जो आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, आपके आउटरमोस्ट शेल में शिफ्ट कर दिया। तो एक बार बताओ मेरे को, जो आपका आउटरमोस्ट शेल है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं कंप्लीटली, तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू और एलिमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में आपका बेटा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
तो ये आपका अभी अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बेटा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन 8 को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी इसे। बट ये जो 7 इलेक्ट्रॉन बेटा अपने पास लेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से लेगा दान में, ठीक है, तो उसको ज्यादा एनर्जी लेगी एज कम्पेयर टू ये 1 किसी को दान ही कर दे। अगर ये 2 को अपना स्टेबल कंडीशन माना चाहता है तो ये 1 को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो लिथियम ने क्या करा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन में, तो इसके पास बेटा लिथियम के पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिवली चार्ज। 1 पॉजिटिवली चार्ज कैसे है बेटा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। और पॉजिटिवली क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बोला जब हम लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज आता है, हम क्या बोलते हैं, कटायंस बोलते हैं। तो जितने भी बेटा आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स क्या होते हैं, सारे लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसके पास पॉजिटिवली चार्ज आएगा और वो क्या होता है, कटायन होते हैं। और एक चीज और बता देती हूँ बेटा, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं क्या करते हैं, आपका ऑक्सीडेशन भी करते हैं। क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पर। तो याद रखनी है आपको मेटलर्जी प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर हम मेटलर्जी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसमें क्या कंडीशन आएगी, जितना ज्यादा आपके एलिमेंट्स लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो उसकी मेटलर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं हम डेफिनेशन क्या होगी। देखो मेटलर्जी कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा हुआ है, लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ मेटालिक कैरेक्टर। क्या होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, मेटालिक कैरेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, मेटालिक कैरेक्टर होगा ये। ठीक है, अगर उसके बाद हम करते हैं लिथियम के बाद क्या आता है आपका, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो आपकी उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम से। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ज्यादा उसकी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब समझते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, आ जाते हैं आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। अगर मैं बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं तो जैसे अगर मैंने आपको मेटल में बताया वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर देगा, गेन कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई अगर इसे दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को। ठीक है, इसके पास क्या आएगा बेटा, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे अनायंस बोलते हैं। और जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा आपकी क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो क्या हो जाएगी आपकी 2 8 7 का आउटरमोस्ट शेल में 7 आ रहा है। तो एक बार बताओ, जब आपके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किसी से क्या कर देगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, ताकि ये आपका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। तो इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया किसी से। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इसकी जो वैलेंस क्या आएगी बेटा, वो क्या आएगी, Cl-1। क्या आ जाएगी, Cl-1 आ जाएगी। क्लियर यहाँ पर। तो क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा कोई भी आपका एलिमेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा उसकी नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है आपकी। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ताकि उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, दिस कंसीडर एज अ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब आती है थर्ड प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का सिंपल मतलब होता है बेटा कि आपके आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या फिर लूज करने हैं। तो उस एनर्जी में आपका इलेक्ट्रॉन चाहे वो गेन करे चाहे लूज करे, तो उसको गेन करने में या लूज करने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, उसकी कितनी एनर्जी लग रही है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं, या फिर कहीं कहीं पे बेटा एंथैल्पी भी लिखा जाता है।
ठीक है। तो क्या बोल सकते हो आपके, अगर आप आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो, बेसिकली रिमूव की बात हो रही है, मतलब आप आउटरमोस्ट शेल से अगर लूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस लूज करने के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज टू आइसोलेट गैसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिवली चार्ज गैसेस एटम। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल को मेटल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आपका पॉजिटिवली चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। आप बेसिकली क्या करवा रहे हो, जैसे आपके सपोज करो आउटरमोस्ट शेल में, जब से हमने लिथियम का भी पढ़ा था, तो लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में आपके एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी लग रही है, उसे हम क्या बोल देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक ये हो गई आपकी बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी। देन आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, अपने से दूर नहीं जाना चाहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। मतलब वो आपके इलेक्ट्रॉन से इतना प्यार करता है कि वो आपका लूज भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बेसिकली क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ना ही वो किसी को डोनेट कर रहा है, ना ही किसी का एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग जिसे हम बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हो इसे आप, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने अभी क्लोरीन का पढ़ा था, तो क्लोरीन में आपके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसको ऐड करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा, वो किसी से क्या कर रहा है, ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो लेते जा रहा है अपने पास, अपने इतना ज्यादा लव है उसे, लविंग है उसे इलेक्ट्रॉन से, कि वो किसी और का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। शेल ऑफ एन एटम टू आइसोलेट गैसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एडिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का इन द आउटरमोस्ट शेल में, ताकि वो ऑक्टेट रूल आपका कंप्लीट हो सके, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके से बिहेव करना चाह रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के से बिहेव करना चाह रहा है, और जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल था ये आपका मेटालिक कैरेक्टर के से बिहेव करना चाह रहा था। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट आता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बेसिकली बेटा ये सिंपल, इसका भी यही मतलब होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन से इतना प्यार करता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, बट ये क्या कर रहा है, ना ही ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ना ही ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। जो आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है बेटा, ये शेयर करना चाहता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका HCl। HCl आपका क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक कंपाउंड है आपका। हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1 ही होगी। क्लोरीन का कितना होता है बेटा, 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 7। तो मैं अगर इसका बेटा बॉन्डिंग बनाऊं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो कैसे बनेगा, हाइड्रोजन एक है, Cl एक है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और क्लोरीन के पास कितने हैं बेटा, 7 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 7। तो ये क्या करेगा बेटा, इसको भी अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, हाइड्रोजन को 2 ऑक्टेट रूल, 2 अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके पास 2 हो जाए, तो ये भी अपना लूज नहीं करना चाह रहा है। और क्लोरीन के पास भी क्या है बेटा, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को एक एक की पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, ये ना ही लूज करना चाह रहे हैं, किसी को ना ही देना चाह रहे हैं, ना ही किसी से एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे, शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा होगा, इसके बाद हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। जो बॉन्ड आपका शेयर करता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, क्लोरीन इस तरीके से आपका शेयर करेगा इससे, और ये भी आपका इस तरीके से शेयर करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ने क्या कर लिया बेटा, ये जो बॉन्ड बना आपका बीच में, ये बॉन्ड कैसा बन गया, यहाँ पर शेयरिंग बॉन्ड बन गया। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बट अब यहाँ पर कंडीशन आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, कोई ना ज्यादा करेगा ना ही कम करेगा। बट इन रिएक्टिविटी सीरीज में जब कभी आप इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, तो जो आपकी क्लोरीन होता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू किससे बेटा, क्लोरीन से, क्योंकि जो क्लोरीन होता है बेटा ये नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो ये बेटा शेयर तो नहीं कर रहे हैं ना, बट क्या होगा, जो क्लोरीन होगा इसकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि
ये वाला जो हाइड्रोजन का आपका इलेक्ट्रॉन होगा ये थोड़ा आपका किधर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्लोरीन के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आपका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव करना स्टार्ट कर दिया क्लोरीन के साथ। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पावर होगी उधर की साइड आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखी हुई है देखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसे अट्रैक्ट कर रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये थी बेटा आपकी सारी की सारी क्या 6 प्रॉपर्टीज जो आपका पूरा का पूरा हम जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसे मैच करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको अभी मैं लास्ट में क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ कि इससे रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अब देखो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि आपका जो ग्रुप था और पीरियड था उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो 6 प्रॉपर्टीज थी वो कैसे वर्क करती है। अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, उसका कैसा नेचर हो रहा है, और पीरियड जा रहे हो तो कैसा हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आपने अभी पढ़ लिया। एटॉमिक साइज क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेंटर से लेके आउटरमोस्ट सेल तक कितना आपका डिस्टेंस कवर अप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। देन आता है बेटा आपके आउटरमोस्ट नंबर ऑफ शेल्स या एटॉमिक साइज क्या होता है, व्हेन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, जैसे सपोज करो बेटा आपका ये एटम है और बीच में न्यूक्लियस है, तो आपके अगर बेटा आउटरमोस्ट शेल में सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उतना ज्यादा उसका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है एटॉमिक रीजन में, व्हेन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अगर आपकी नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, तो वैसे वैसे उसका एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देन न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है बेटा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होता है, जो आपके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उतनी ज्यादा उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी ना न्यूक्लियस को उस चीज को खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। तो जितना ज्यादा बेटा आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है तो आपका न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर कम होती जा रही है, उसका एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, व्हाइल द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो क्या कंडीशन होगी, अगर आपका एटॉमिक साइज और शेल्स इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा बेटा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये दोनों आपका क्या चलते हैं बेटा, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा क्योंकि उसको उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आपके न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बना दी, यहाँ पर आपकी KLM शेल है, 3 शेल है, तो यहाँ पर शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। बट वहीं अगर मैं एक कंडीशन बना रही हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियस आपका है और एक ही शेल प्रेजेंट है तो आपकी शेल कम है, तो इस वाली कंडीशन में आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है किसमें, एटॉमिक साइज में। ठीक है, तो वेरिएशन इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं बेटा तो क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, जब आपका हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप के बारे में हम क्या बात करेंगे बेटा, डाउन द ग्रुप बोलेंगे। और अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो अक्रॉस द ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, देखो एक बार मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। देखो ये था आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आपके ग्रुप्स इस तरीके से अरेंज है ना, तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, डाउन द ग्रुप बोल देंगे हर कंडीशन में। अब पीरियड आपके इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं तो इसे हम क्या बोल देंगे, अक्रॉस द पीरियड। क्या बोल देंगे इसे, अक्रॉस द पीरियड बोल देंगे। ठीक है, तो अगर हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो एटॉमिक साइज में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ऊपर से नीचे जाते हो, तो ग्रुप तो सेम है ना, तो नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा बेटा, जो आपका वो होता है नंबर ऑफ शेल्स वो सेम रहेगी। क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, इंक्रीज जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपका क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ शेल्स का एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट वहीं अगर हम लिखे बेटा, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं,
ठीक है। इस तरीके से अगर मूव करेंगे तो आपकी न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, बट एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सेकंड प्रॉपर्टी आती है बेटा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब जो ज्यादा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को वो कहलाता है मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेल्स की बात करूं बेटा, लार्ज द एटॉमिक साइज, अगर आपका एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो जब आपके एटॉमिक साइज बढ़ते जाते हैं बेटा, तो आपके आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कमी रहता है, तो आपका क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर उतनी उसकी क्या होगी बेटा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा, जो आपका मेटालिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी तो आपका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। याद रखनी है आपको, अगर आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, मतलब आपकी नंबर ऑफ शेल्स की एलिमेंट वाली इंक्रीज होती जाएगी, तो उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा, वो जंप मारता रहेगा, तो जिसकी बेसिस में क्या होगा बेटा, आपका जो एटॉमिक शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो लूज करने की पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, तो आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और अगर नंबर ऑफ शेल्स कम होगी तो उसका ज्यादा, उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज causes the valence electron to the higher bonded, ठीक है, hence the electron cannot increase release, thus the metallic character decreases। ठीक है, तो अगर आपका बेटा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में आपका ऑक्टेट रूल जो होगा बेटा, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, कम रहेंगे, जिसकी वजह से लूज की पॉसिबिलिटी कम होगी, तो आपका मेटालिक चार्ज क्या होगा बेटा, कम होगा। तो एटॉमिक साइज में आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगा, एटॉमिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, देन पीरियड में क्या होगा, अगर हम ग्रुप की बात करें तो वेरिएशन इंक्रीज होगा आपका, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो, और अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये चीज बेटा आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ये चीज ध्यान रख के जानी है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको ये काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, आपका गेन जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपकी जितनी नंबर ऑफ शेल्स कम होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की पावर क्या होगी, गेन उतना कम कर सकता है वो। ठीक है, तो सिमिलरली द एटॉमिक साइज इज ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज व्हेन इंक्रीज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, मोर होगा एज कंपेयर टू कौन से, जब नंबर ऑफ शेल्स आपकी जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा बेटा, अगर एटॉमिक शेल आपका बढ़ता जाएगा तो आपकी क्या होगी, लूज करने की पॉसिबिलिटी उतनी, वो गेन करने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ शेल्स की बात करें बेटा, तो आपका मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater the tendency of an electron, hence the electron become more number of more non-electron metallic character। ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका बढ़ता जाएगा तो आपके नंबर ऑफ शेल्स कम रहेंगे, जिसकी वजह से आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है बेटा, अगर हम डाउन द ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है, किसमें, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, तो आपका डिक्रीज होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और अक्रॉस द प्लेट जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की साइड मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है बेटा, वो इंक्रीज रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या आती है, कि आपके लूज करने में इलेक्ट्रॉन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो ये मेटालिक कैरेक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, तो जो आपकी मेटालिक की प्रॉपर्टी होगी वही आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की प्रॉपर्टी होगी। देयर क्या है, ग्रेटर द एटॉमिक साइज, अगर आपका एटॉमिक साइज बेटा बढ़ता जाएगा तो आपका क्या होगा, आउटरमोस्ट शेल में न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेगी। देखो दिस फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये न्यूक्लियर एटॉमिक साइज है, ये इंक्रीज होता जाएगा, तो जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियस को एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होंगे, तो जिसकी वजह से उसमें एनर्जी कम लगेगी आपको इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका बेटा क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या लेगी, कम लेगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होता जा रहा है। वही अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर चार्ज की, तो अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो एनर्जी होगी बेटा, वो क्या होगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज कम है। ठीक है, अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका कम रहेगा तो उस कंडीशन में आपकी क्या होगी बेटा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रखा है, कम हो रखा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देन आता है आपका वेरिएशन इन ग्रुप। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो जैसे यहाँ पर आपका पीरियोडिक टेबल में बताती हूँ आपको,
देखो अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो मैंने आपका एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं हम। हाइड्रोजन को छोड़ो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेनियम। ठीक है, तो अगर हम आयनेशन पोटेंशियल बेटा डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है बेटा, आपके ग्रुप तो सेम है ना, तो ग्रुप जब सेम होता है तो आपके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, सेम रहते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे बेटा, तो आपकी क्या होंगी, आयनेशन पोटेंशियल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि आपके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, डाउन द ग्रुप में आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाएगी, और इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स में अगर हम बढ़ते आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है ना, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको लूज करने में, तो वहां पर आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? देन आती है सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब था कि कितने आपके आप कितने इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब आपका गेन कितने कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट कितना कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर आपका नंबर ऑफ शेल्स बेटा क्या होंगे, अब एटॉमिक साइज क्या होगा, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा क्या होगी बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर कम होगी, क्योंकि उतना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेंगे, हमें लूज करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, आपके पास ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती जाएगी अगर आपका एटॉमिक साइज कम होगा और नंबर ऑफ शेल्स कम होंगी तो। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं न्यूक्लियर चार्ज की, तो अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है, जब आपके नंबर ऑफ शेल्स कम रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स भी कम है, न्यूक्लियर चार्ज भी उस कंडीशन में कम रहेगा, तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, उतनी ज्यादा कम एनर्जी उसे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ग्रेटर एनर्जी रहेगी उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो आपका अगेन डाउन द ग्रुप में आपकी इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं बेटा, उतने दूर जाते जा रहे हैं, तो आपकी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अक्रॉस द पीरियड में आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या आता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर कर रहे हो और उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, नंबर ऑफ शेल्स की बात करूं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होगा, तो जितना ज्यादा आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन पावर क्या हो रही है, आपकी सीरीज कम होती जा रही है। ठीक है, क्लियर? आप शेयर ज्यादा नहीं कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स कंडीशन में। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जाएगी एटॉमिक साइज के बेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन इसमें भी क्या होगा बेटा, आपकी जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब नंबर ऑफ शेल्स कम है, तो उस कंडीशन में आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा करीब क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी वजह से उसे आप अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप में आपकी डिक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो आपका टेबल है बेटा, इस टेबल में आपका पूरा का पूरा दे रखा है एक साथ में कि कैसे आपकी प्रॉपर्टीज काम करती है अक्रॉस द पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप में, जिसकी वजह से आपका बेटा जो आपके अरेंजिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो अरेंजिंग वाले क्वेश्चंस को आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सब चीजों को जब ध्यान में रखोगे तब आप अरेंज वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और मैंने फ्लो चार्ट दे रखा है। ठीक है, ये चीज क्या है, आपकी डाउन द ग्रुप है, और ये चीज क्या कहलाती है, आपकी अक्रॉस द पीरियड कहलाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा डाउन द ग्रुप में, डाउन द ग्रुप में आपका एटॉमिक साइज देखो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज आपका डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी क्या होती है, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप आते हैं, तो वो डिक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस में मैं बात करूं बेटा, अगर वो अक्रॉस द पीरियड जाता है, ठीक है, तो इंक्रीज होता है, बट वहां से अगर राइट टू लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, अगर आप किधर से बेटा, अगर आप लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की साइड मूव करोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होता है, ज्यादा इंक्रीज होता है, और वहीं अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड मूव करेंगे तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर है तक? तो ये चीज आपको याद रखनी है। बेसिकली आप फ्लो चार्ट में पढ़ चुके हो, तो ये इसमें
ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन आता है बेटा मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आपके कुछ बेटा पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ना जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया वही फॉलो करते होंगे रूल्स, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, ठीक है, जो में जिसमें आपका मैच नहीं करती है वो प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उसमें से आपका कुछ आता है बेटा वेरिएशन इन एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल क्या होता है, जो सबसे पहला वाला ग्रुप है आपका, ठीक है। और सेकंड आता है बेटा हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है, 17 ग्रुप होता है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, ली ना की रब से फरियाद, सीक्वेंस में याद कर सकते हो आप ये सॉन्ग के थ्रू, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेनियम एंड सीजियम, ये आपको एग्जांपल दे रखा है। तो अगर हम बात करें बेटा एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होता है। और सेकंड अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं बेटा, न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। आपके नंबर ऑफ शेल्स जितनी कम होगी उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। वही जो साइज होगा वो क्या होगा आपका, नीचे आओगे तो आपका साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। देन आता है आयनेशन पोटेंशियल। आयनेशन पोटेंशियल भी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप में। और जो आपके मेटालिक कैरेक्टर होता है वो भी डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये चीज आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रखी है। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर हैलोजन ग्रुप में, तो हैलोजन ग्रुप में आपको क्या दे रखा है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटेनियम, ठीक है। तो इसमें भी अगेन वही सीक्वेंस दे रखी है आपको, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है बेटा, जो क्लोरीन हैज द मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका क्लोरीन होगा ना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो पहले ये आता ना, तो हम पहले ये आ रहा है आपके ग्रुप में, तो हमारी क्या देखा जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू क्लोरीन से। बट यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, क्लोरीन की ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एज कंपेयर टू फ्लोरीन से। ऐसा क्यों होता है बेटा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो फील लेसर अट्रैक्टिव होता है, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं होता है। क्लोरीन वहीं पे क्या होता है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन से। तो ये जो आपका ये लास्ट वाला दे रखा है बेटा, ये एक्सेप्शन है जो कि आपके वन बेस्ड या गिव रीजन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया आपका सारा का सारा कंप्लीट चैप्टर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर आप सब लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो रहे हो तो आपकी क्लासेस चलेंगी क्रैश कोर्स की। तो वो क्लासेस कहाँ चलेगी बेटा, तो हमारे स्काइनॉमिक्स अकेडमी का एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है, स्काइनॉमिक्स अकेडमी, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको सारा का सारा बेटा क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। वहीं पे आपकी सारी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, वहीं पे जाके आपके कोर्सेज चलेंगे, ठीक है। जितना भी सारा कंटेंट होता है आपका कोर्स से रिलेटेड या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड, सारा का सारा आपको उसी ऐप के अंदर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जितने भी आपके मॉक टेस्ट होंगे उसके क्वेश्चन पेपर वहीं पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। जितना भी आपका कंटेंट होता है बेसिकली बेटा, वो सारा के सारा आपको ऐप के अंदर फ्री फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। आपको वहां पर डेमो क्लासेस मिल सकती हैं, ठीक है। जितने आपके डेली क्विज होते हैं जो आप क्लासेस ले रहे हो उससे रिलेटेड आपके डेली जो क्विजेस चलेंगे वो आपको वहां पर फ्री अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेटा डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाकर, वहां पर बहुत ज्यादा आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑलराइट। चलिए फिर बेटा, ये आपका फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे जाके हम क्लासेस में इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकंड चैप्टर क्या है आपका, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग को ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।